नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश प्राइम मेडिकल एजुकेशन में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है ऑस्टियो आर्थराइटिस के बारे में, जो कि एक प्रकार का जॉइंट का डिसीज है। और आप में से कई लोगों ने इसके बारे में ऑलरेडी सुन भी रखा होगा कि ऑस्टियो आर्थराइटिस है या फिर आर्थराइटिस के तकलीफें हैं। तो ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, हड्डियां, और आर्थराइटिस मतलब उसके रिलेटेड जो सूजन हो जाती है, जो पेन हो जाता है, उसका जैसे सिंपल फॉर्म जो कहा जाता है ऑस्टियो आर्थराइटिस। इसे दूसरा भी नाम दिया गया है, वो है डिजेनरेटिव जॉइंट डिसीज और एज रिलेटेड आर्थराइटिस। तो जैसे जैसे ये एज बढ़ती जाती है तो इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो डिस्टर्ब होता रहता है। कल के वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो कार्टिलेज है वो किस तरीके से रहता है, या फिर जो जॉइंट का स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया था वो आप कल के वीडियो में डिटेल समझ सकते हैं। मैं आपको सिर्फ एक डायग्राम की नहीं पर एक इन्फॉर्मेशन एक बेसिकली दे देता हूँ। डायग्रामेटिकली अगर समझना है तो आप कल के वीडियो और कल का जो शॉर्ट्स है उसमें आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये जो एक जॉइंट है, ये दो हड्डियां हैं, तो यहाँ के बीच में रहती है एक गादी रहती है जिसे डिस्क कहा जाता है, और हड्डी के बिल्कुल एक साथ जुड़ी हुई रहती है जिसे कहा जाता है कार्टिलेज। ठीक है, तो कार्टिलेज के बारे में आज हम लोग पूरा इन्फॉर्मेशन समझेंगे इसके वीडियो में। तो वो क्या करती है, एक सॉफ्ट एक लेयर बना लेती है जिससे वजह से जो हड्डियों में घर्षण न हो सके, हड्डियों में एक जो है एक वियर एंड टियर ना हो सके, और साथ ही उसे एक कुशन का प्रोवाइड करती है। जब कोई प्रेशर आ जाता है, कोई तनाव आता है, कोई झटका लगता है, तो उस टाइम पे शॉक एब्जॉर्बर का काम भी ये कार्टिलेज काफी अच्छे से करता है। इसके साथ साथ हम लिगामेंट्स के बारे में, टेंडन्स के बारे में, साइनोवियल स्ट्रक्चर के बारे में मैंने कल के वीडियो में शेयर किया था, वो वीडियो आप देख सकते हैं। आज हम लोग पूरा इसका इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं कि कार्टिलेज क्या होता है और कार्टिलेज किस तरीके से वियर एंड टियर होता है जिसकी वजह से ऑस्टियो आर्थराइटिस होने के चांसेस रहते हैं, और फिर उसके सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट भी हम लोग समझने वाले हैं। तो चेंजेस ऑकर यूजुअली स्लोली ओवर मेनी ईयर्स थ्रू दो देयर आर ओकेशनल एक्सेप्शन। ठीक है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे इसका स्ट्रक्चर जो है वो डैमेज हो जाता है। एक्सेप्शनल केसेस मतलब क्या है, कई कई लोगों में हम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के कारण, कुछ खान पान अच्छा ना होने के कारण, या फिर उनका जो लाइफस्टाइल है वो इस तरीके से होता है कि जिसकी वजह से भले ही उनकी एज कम होती है, 25-30 साल के आसपास होती है, तो भी उन्हें इस तरीके की कंडीशन जो है वो देखने को मिलती है। वो आगे हम लोग समझेंगे। इन्फ्लेमेशन एंड इंजुरी टू द जॉइंट कॉज अ ब्रेकडाउन ऑफ द कार्टिलेज टिश्यू रिजल्टिंग इन द पेन, स्वेलिंग एंड डिफॉर्मिटी ऑफ द जॉइंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लामेशन, जो कार्टिलेज है उसका ब्रेकडाउन होता है, वो टूटता है, उसका वियर एंड टियर हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, पेन होता है, दर्द होगा, स्वेलिंग होगी, सूजन होना आना शुरू हो जाएगा, डिफॉर्मिटी हो जाएगी, स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म हो जाएगा, उसका जो स्ट्रक्चर है वो सही तरीके से नहीं रहेगा, उसका जो फॉर्मेशन हुआ है वो फॉर्मेशन पूरा चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से काफी ज्यादा पेन और स्वेलिंग रहेगी। तो देयर आर टू टाइप ऑफ ऑस्टियो आर्थराइटिस। तो उसके जो सिम्टम्स देखने को आज तक मिले हैं ऑस्टियो आर्थराइटिस के, उसके हिसाब से जो रिसर्चर्स है उन्होंने दो कैटेगरी में से डिवाइड किया गया है। एक है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी। प्राइमरी का मतलब क्या है, मोर जनरलाइज ऑस्टियो आर्थराइटिस दैट अफेक्ट द फिंगर्स, थंब, स्पाइन, हिप एंड नी। तो सबसे ज्यादा जनरलाइज है कि भाई एक व्यक्ति जैसे एज बड़ी होगी तो उसे इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। तो ये जनरलाइज इसे माना गया है, जिसमें आपके हाथों में, जैसे एल्बो कह सकते हैं, फिंगर्स में, नीज में, पैरों की उंगलियों में कह सकते हैं, या फिर शोल्डर में, कमर में, जो हिप है वहां पे पेन होना, या फिर ऑस्टियो आर्थराइटिस जो सिम्टम्स हैं वो देखने को मिलते हैं। सेकेंडरी क्या रहेगा, ऑस्टियो आर्थराइटिस दैट ऑकर्स आफ्टर इंजुरी सच एज रिपीटेटिव और स्पोर्ट रिलेटेड इंजुरी और इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट। सेकेंडरी क्या रहेगा, कुछ इंजुरी हो गया, कुछ का एक्सीडेंट हो गया, कोई चोट लग गई फ्रैक्चर के कारण, या फिर कोई हम देखते हैं कि कार ड्राइविंग, बाइक ड्राइविंग के कारण कुछ एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक इंजुरी हो जाती है, एक ट्रॉमा हो जाता है, उसके कारण भी हो जाता है। दूसरा क्या रहता है कि कई जो होममेड्स रहे, जो मेड रहती हैं, जो वो काम करती हैं, मैंने पहले के वीडियो में भी शेयर किया है, जिस जॉइंट का ज़्यादा रिपीटेड यूज होगा, जैसे कि बैडमिंटन कोई खेल रहा है तो उसके जो शोल्डर के जितने भी जॉइंट्स हैं या फिर हाथ के पूरे जितने जॉइंट्स हम लोग देखते हैं वो बार बार रिपीटेडली यूज होते हैं। तो रिपीटेडली यूज होने के कारण क्या होता है, अगर उनका न्यूट्रिशन या सब चीज़ें अगर सही नहीं चल रही हैं, तो कोई भी चीज़ अगर बार बार अगर यूज होती है तो जाहिर सी बात है उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफॉर्म होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसी अगर कंडीशन के कारण अगर ऑस्टियो आर्थराइटिस हुआ है, तो वो एज रिलेटेड अगर नहीं है तो उसे कहा जाता है सेकेंडरी ऑस्टियो आर्थराइटिस। ठीक है, अब कार्टिलेज क्या है, व्हाट इज कार्टिलेज? इज अ फर्म रबरी मटेरियल कवरिंग द एंड्स ऑफ द बोन इन नॉर्मल जॉइंट। एक साधारण नॉर्मल व्यक्ति का जिसका जॉइंट रहते हैं उनमें क्या रहता है, एक प्रकार का ये कवरिंग मटेरियल है, जो कि किसका हम कह सकते हैं, जो एंड रहते हैं, मतलब जो हड्डियों के जो एंड्स रहते हैं वहां पे कवरिंग करते हैं, और एक रबरी स्ट्रक्चर रहता है, एक कुशन प्रोवाइड करने का ये काम करता है। इट इज प्राइमरी मेड ऑफ वाटर एंड प्रोटीन whose primary function is to reduce the friction in the joints and to serve as a shock absorber.
इसका स्ट्रक्चर में ज्यादातर हम देखते हैं कि वाटर और प्रोटीन रहेगा, वो आगे हम लोग समझेंगे पूरा इसका डिटेल में। तो जो स्ट्रक्चर रहेगा, जो कार्टिलेज का स्ट्रक्चर रहेगा, उसमें वाटर क्या काम करेगा, वो जो एक सॉफ्ट जेल जैसा काम करेगा, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर का काम जो सबसे ज्यादा रहेगा, और साथ ही साथ उसे सॉफ्टनेस प्रोवाइड करने का इसका काम रहेगा, और जिसके कारण इसका जो फ्रिक्शन है, जो घर्षण है, वो घर्षण को रिड्यूस करने का सबसे बड़ा इसका मेन रोल रहेगा कार्टिलेज का। The shock absorbing quality of the normal cartilage comes from its ability to change shape when the compressed because of its high water content। ठीक हो, तो ये कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर उसका रहता है कार्टिलेज का, उसके बीच में वो पानी रहता है। तो जैसे मैं आगे के पॉइंट्स क्लियर करता जाऊंगा, तो लास्ट में एक समरी दूंगा कि ये किस तरीके से कुशन प्रोवाइड करता है, क्योंकि इसमें पानी ज्यादा रहता है और इसका एक शॉक एब्जॉर्बिंग एक एबिलिटी रहती है, तो उसके बेसिस पे ये करता है। जैसे जैसे इसके शरीर में हम देखते हैं कि जो कार्टिलेज का जो स्ट्रक्चर में से जो वाटर है वो कम होता जाता है, उसका जो मैट्रिक्स स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब होता जाता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि वियर एंड टियर हो गया उस जॉइंट का, और फिर वो इन्फ्लामेशन, पेन और स्वेलिंग कर लेता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोआर्थराइटिस वो कहा जाता है। तो अभी अगर आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि ये पूरा यहाँ तक हो जाने दीजिए, बाद में एक समरी से मैं आपको पूरा ये फाइनल क्लियर कर लूंगा, तो हर एक पॉइंट जो है आपको क्लियर हो जाएगा। Although cartilage may undergo some repair when damaged, the body does not grow new cartilage after injury। कार्टिलेज के अंदर कुछ कॉन्ट्रोसाइट सेल्स रहते हैं जो कि उसे रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। अगर कुछ किसी कारण से डैमेज होता है तो वो खुद ही ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाता है एक लेवल तक, ठीक है। लेकिन बॉडी के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है कि जो जाके उसे वहां पे रिपेयर करे, कि भाई टूट गया तो जाके वहां पे वो रिपेयर करे। से जो कार्टिलेज के अंदर ही जो सेल्स रहती है, कॉन्ट्रोसाइट्स रहती हैं, वही उसे रिपेयर करती हैं। जैसे अगर ज्यादा वियर एंड टियर हो गया, किसी दिन आपने ज्यादा वर्कआउट कर लिया, ज्यादा स्ट्रेस हो गया, तो उसकी वजह से कुछ अगर उसमें डैमेज हो गया तो उसे सेल से जो है वो वापस रिस्ट्रक्चर जो है वो कर लेती हैं, ठीक है। अ जेल लाइक सब्सटेंसेस कॉल्ड मैट्रिक्स। सो यहाँ पे देखते हैं कार्टिलेज इज मेड अप ऑफ टू मेन एलिमेंट्स। तो कार्टिलेज जो है वो दो मेन एलिमेंट से बना रहता है। एक है जेल लाइक सब्सटेंस कॉल्ड मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स अब किससे बना रहता है? मैट्रिक्स इज कंपोज ऑफ वाटर एंड टू टाइप ऑफ प्रोटीन, तो कोलाजन एंड प्रोटियोग्लाइकेंस। तो हमने क्या वो कहा था कि मेन उसका कहा था कि ये पानी और प्रोटीन से सबसे ज्यादा बना हुआ रहता है। तो पानी और प्रोटीन जो मिलके स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे कहा जाता है मैट्रिक्स। तो ये पहला स्ट्रक्चर हो गया कार्टिलेज का, ठीक है। अब प्रोटीन भी दो तरह के रहते हैं, एक रहता है कोलाजन, दूसरा रहता है प्रोटियोग्लाइकेंस। क्यों अलग अलग है? क्योंकि इनके फंक्शंस अलग अलग हैं, तो आगे हम लोग समझेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, या फिर दूसरा जो सब्सटेंस है जिससे बेसिस पे जो कार्टिलेज बनता है वो है वो सेल्स, ठीक है। हमारे शरीर में हर जो पार्ट बना हुआ है उसमें सेल्स का रिक्वायरमेंट रहता है। सेल्स जो है वो मेन रोल प्ले करता है। तो सेल्स जो है जिसका नाम है कॉन्ड्रोसाइट्स दैट आर कंटेंट विद इन द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के अंदर ही इसका जो ठहराव रहता है, जो कंटेंट रहता है उस मैट्रिक्स के अंदर ही रहता है। तो वो किस तरीके से काम करता है वो आगे समझेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं वाटर। मेक अप अ लार्ज पार्ट ऑफ द हेल्दी कार्टिलेज। वाटर हेल्प्स टू फॉर्म अ जेल लाइक मैट्रिक्स विद द अदर कॉम्पोनेंट आउटलाइन अलाउइंग इट टू फंक्शन एज अ शॉक एब्जॉर्बर। देखो अब ये जो एक पॉइंट है ना, जेल लाइक मैट्रिक्स विद द अदर कॉम्पोनेंट्स आउटलाइन, तो ये पूरा फाइनली होने के बाद इसका मैं समझाऊंगा। लेकिन ये जो एक स्ट्रक्चर बन जाता है तो एक जेल लाइक सब्सटेंस बन जाता है ये पानी, जो कि एक शॉक एब्जॉर्बर करने में मदद करता है। अभी सिर्फ 2 मिनट के लिए इतना आप पॉइंट समझ लीजिए। In osteoarthritis, cartilage loses a lot of water content. This water loss reduces the protection of the joint. Water content may also diminish with the age, as older individuals are more prone to having the arthritis. तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि ये जो पानी जो रहता है वो कम हो जाता है, जो वाटर कंटेंट है, जेल लाइक सब्सटेंस जो बना लेता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो शॉक एब्जॉर्बिंग जो क्वालिटी बन जाती है कार्टिलेज की वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से वियर एंड टियर हो जाता है। और इसे एज के हिसाब से ज्यादा माना जाता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो वाटर का कंटेंट है कार्टिलेज के अंदर वो रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसीलिए जैसे जैसे बड़ी उम्र के लोग रहते हैं, एज के हिसाब से रहते हैं, उनमें ऑस्टियोआर्थराइटिस एक कॉमन सिम्टम जो है वो माना गया है। कोलाजन अब क्या है? अब देखो कोलाजन क्या था, एक प्रकार का प्रोटीन था, कोलाजन और प्रोटियोग्लाइकेंस, ठीक है। तो ये अब पहले समझ लेते हैं। is a structural protein found in many tissues such as skin, tendons and bone and is a key structural component of cartilage. Collagen provides the cartilage with its strength and create a framework for the other component of cartilage. ठीक है,
कोलेजन का क्या है, एक सपोर्टिव प्रोटीन बनता है, एक प्रकार का एलिमेंट है जो कि दूसरों को, जो स्ट्रक्चर के अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स रहते हैं उन्हें सपोर्ट करता है एक स्ट्रक्चर फॉर्म करने के अंदर। जैसे कि फॉर एग्जांपल ईंट है तो उसे सीमेंट की जरूरत रहती है, तो उसे स्ट्रक्चर को बनाने के लिए कोलेजन जो है अच्छा काम करता है। और कोलेजन बॉडी के कई हिस्सों में देखा जाता है जो कि एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाता है, जिसकी वजह इसमें हम स्किन बोल सकते हैं, टेंडन्स बोल सकते हैं, बोन्स। तो बोन्स के टॉपिक में मैंने कोलेजन का एक पॉइंट जो लिया था मैंने आपको, अगर पहले के वीडियो अगर आपने देखे हैं तो आपको ये पॉइंट समझ सकता है। स्किन में हमने बात किया था टेंडन्स जो बनते हैं, जो टेंडन्स हड्डियों को मसल से जोड़ने का काम करते हैं, तो उन्हें बनाने के लिए भी काफी कोलेजन की मात्रा लगती है। तो कोलेजन क्या करता है, जो दूसरे कंपोनेंट हैं कार्टिलेज के, दूसरे कंपोनेंट कौन से हैं, प्रोटियोग्लाइकेंस, कॉन्ड्रोसाइट्स और वाटर, उन्हें एक स्ट्रक्चर में बांधने के लिए इसका काफी ज्यादा रोल रहता है इस प्रोटीन का। ठीक है, proteoglycans are a complex molecules composed of protein and sugar combination that are interwoven in a matrix of cartilage. Their function is to trap the large amount of water in the cartilage, which allows it to change shapes when the compressed and thus act as a shock absorber. अभी देखो यहाँ पे पूरा समझा देता हूँ। ये है प्रोटियोग्लाइकेंस, ये इस तरीके से एक इंटरवोवन रहते हैं, किससे, प्रोटीन और इसके अंदर जो वाटर रहता है, वो सॉरी जो शुगर रहता है, प्रोटीन और शुगर, वो आपस में इस तरीके से इंटरवोवन हो जाते हैं, ये इस तरीके से। ठीक है, अब इसको साथ में जोड़े रखने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाए रखने का काम जो है वो इन्हें मिलके रखने का, ताकि ये स्ट्रक्चर डिस्टर्ब ना हो, इसे हेल्प करता है प्रोटियोग्लाइकेंस को कोलेजन। कोलेजन इनके स्ट्रक्चर को फॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये स्ट्रक्चर इसलिए बनता है इस तरह का ताकि इसके जो बीच में जो गैप बन जाता है वहां पे वाटर जो है वो एक जेल लाइक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, जो कि एक प्रकार का शॉक एब्जॉर्बर का काम कर सकता है। ठीक है, तो प्रोटियोग्लाइकेंस एक प्रकार का मैट्रिक्स बना लेता है प्रोटीन्स और शुगर की, जो उसके कंपोनेंट हैं प्रोटीन्स और शुगर, उसकी मदद से, और इस स्ट्रक्चर को प्रॉपर बने रहने के लिए कोलेजन हेल्प करता है। कोलेजन क्या करता है कि इसको स्ट्रक्चर को डैमेज डिस्टर्ब नहीं होने देता है, और इसके अंदर जो एक गैप बन जाती है इसमें वाटर क्या रहता है, जेल लाइक सब्सटेंस बना लेता है, जो कि शॉक एब्जॉर्बर में या कुछ चलने में, वियर एंड टियर में इस तरीके से शॉक एब्जॉर्बिंग में हेल्प करता है। और जब ये वाटर जो है वो कम होना शुरू हो जाता है किसी भी कारण की वजह से, तो धीरे धीरे जो इसकी एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, शॉक एब्जॉर्बिंग क्वालिटी, वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती है, कम होना शुरू हो, इसलिए से जो स्ट्रक्चरल डिफॉर्मिटीज है वो होना शुरू हो जाती है और उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये था यहाँ का स्ट्रक्चर। अब ऐसे हैं कॉन्ड्रोसाइट, जो दूसरा पार्ट है कार्टिलेज का, दूसरा जो एलिमेंट है कार्टिलेज का जिसके थ्रू कार्टिलेज बना हुआ है वो है सेल्स। कॉन्ड्रोसाइट्स आर हाईली कॉम्प्लेक्स मल्टीफंक्शनल कार्टिलेज सेल। फंक्शन इंक्लूड्स प्रोडक्शन ऑफ कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस एंड एंजाइम्स, all of which helps the healthy cartilage grow. As cartilage forms, these cells move through the different layer of cartilage, changing as they do so by mechanism they are not fully understood. ये जो स्ट्रक्चर बना है इसके अंदर ही सेल रहती हैं। देखो यहाँ मैंने बताया था द सेल्स known as chondrocytes that are contained within the matrix. तो within मैट्रिक्स के अंदर ही जो है वो इसका जो सेल्स जो अंदर बनी हुई रहती हैं। ठीक है, तो अब ये सेल्स आपको कभी यहाँ दिखेगी, कभी यहाँ दिखेगी, कभी इधर दिखेगी, वो अलग अलग मूव करती रहती है। क्यों मूव करती है? क्योंकि उसका स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए। अभी ऐसा क्यों करती है वो अभी तक अंडरस्टूड नहीं हुआ है, लेकिन इसका मेन फंक्शन क्या है? मल्टी फंक्शंस हैं। तो फंक्शंस क्या क्या है? तो कोलेजन को फॉर्म करती है, प्रोटियोग्लाइकेंस को फॉर्म करने का काम करती है, एंजाइम को फॉर्म करती है। एंजाइम क्या करते हैं? केमिकल रिएक्शन को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट रहती है, जो कि कुछ चीज फॉर्म अगर होती है या फिर कुछ चीज डैमेज होती है तो उसमें जो कैटलिस्ट रहते हैं, जो एक सपोर्टिव रहते हैं, जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, वो एक एंजाइम्स रहते हैं। तो वो एंजाइम्स का फॉर्मेशन में ये सेल्स जो हैं वो काम करती हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ कहा था आपको मैट्रिक्स विद द कंपोनेंट आउटलाइन, मतलब ये इस तरीके का जो मैट्रिक्स बन जाता है जो इसको आउटलाइन करता है, ये पानी जो जेल लाइक सब्सटेंस है। ठीक है, ये बन गया। तो यहाँ पे इस तरीके से जो स्ट्रक्चर है तो वो उसे ये कंपोनेंट जो है ये आउटलाइन करता है, उसको बाकी कंपोनेंट के साथ बाउंड्री पे वो स्ट्रक्चरल में मेंटेन करता है। अब आ जाओ कॉजेस के ऊपर। वुमेन्स आर मोर अफेक्टेड देन द मैन ऑकरिंग शॉर्टली आफ्टर मीनोपॉज। मेनोपॉज में काफी ज्यादा कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से उनमें देखने को मिलता है। तो ज्यादातर ये ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको लेडीज में ज्यादा देखने को मिलेगा एज कम्पेयर टू जेंट्स।
कई ऑपरेशन अगर आप देखते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस में, तो जॉइंट पेन के कारण वो लेडीज के ज़्यादा होते हैं। जब वो जॉइंट रिप्लेसमेंट अगर करवाती हैं, अगर ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो आपको लेडीज में दिखेगा, और मेनली मीनोपॉज के बाद जो ऐसी कंडीशन है देखने को मिलती हैं। ऑल्दो एग्जैक्ट मैकेनिज्म ऑफ द कार्टिलेज लॉस एंड द बोन चेंजेस आर अननोन। क्यों एग्जैक्टली ऐसा कार्टिलेज चेंज होता है, क्यों हड्डी का स्ट्रक्चर जो चेंज होता है, 100% अभी तक नोन नहीं है। कुछ स्टडीज चालू है, उस स्टडीज में से एक स्टडीज को जो है वो माना गया है कि भाई ऐसा हो सकता है, वो भी अभी तक 100% कंक्लूजन पे नहीं आए हैं, पर उस पर काम जो है उनका चालू है रिसर्चर्स का। It is likely that complex signaling process during the joint inflammation and defective repair mechanism in response to the injury gradually wear down the cartilage within the joints. Other changes cause the joint to lose the mobility and function, resulting in joint pain with the activity loss. ठीक है, होता क्या है जब ये जॉइंट का स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे हड्डियाँ भी हैं, कार्टिलेज भी है, डिस्क भी है, साइनोवियल फ्लूइड भी है, लिगामेंट्स भी हैं और आसपास टेंडन्स भी हैं, मसल्स भी हैं। होता क्या है जब कोई जॉइंट में अगर डैमेज हो जाता है तो यहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग प्रोसीजर, अगर डैमेज आएगा तो ब्रेन की तरफ जो सिग्नल जाएगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ब्रेन ये समझ नहीं पाएगा कि असल में ये जो पेन का जो सेंसेशन आ रहा है वो असल में कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये स्ट्रक्चर में कई चीजें हैं। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग प्रोसेस बन जाती है जिसपे ब्रेन जो है वो पूरी तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर पाता है। मतलब क्या, इसमें क्या होता है, डिफेक्टिव रिपेयर मैकेनिज्म विद इन द इंजुरी। तो ये जॉइंट इन्फ्लामेशन हो जाता है एंड डिफेक्टिव रिपेयर मैकेनिज्म, जो रिपेयर मैकेनिज्म, भाई कुछ टूटा है उसे रिपेयर करने के लिए किसी को अगर भेजना है तो वो कब भेजेंगे, जब प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आएगी। अब यहाँ पे सब चीजें हैं, सब चीजें बोल रही हैं कि मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है, मुझे तकलीफ है। ब्रेन क्या करेगा, कंफ्यूज हो जाता है। तो ये कॉम्प्लेक्स सिग्नलिंग प्रोसीजर की वजह से तो वो प्रॉपर तरीके से रिपेयर नहीं कर पाता है कि कहाँ पे एग्जैक्टली फॉल्ट है जिससे मुझे रिपेयर करना है। तो सही तरीके से सही जगह पे रिपेयर न होने की वजह से क्या होता है कि कार्टिलेज वियर एंड टियर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और एक्सेसिव यूज होने की वजह से क्या होता है, जॉइंट पेन हो जाता है। जब हम कोई एक्टिविटी करते हैं, कुछ काम करते हैं तो वो काफी ज्यादा दर्द होता है, ये धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़ना शुरू हो जाता है अगर उसमें सही ट्रीटमेंट नहीं मिलती है तो ये सिंपल उसका कॉजेज है। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जैसे हेरिडिटी, आपके माता पिता को किसी को अगर है तो वो जनरेशन में ऐसा वो पास होने को रिजल्ट में देखा गया है कि हेरिडिटी भी एक कारण बनता है, एक रिस्क फैक्टर बनता है ऑस्टियोआर्थराइटिस का। ओबेसिटी जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको कहा था कि ये जो शॉक एब्जॉर्बर है ना, अगर इसका वजन ज्यादा बड़ा होगा तो वो जो जाहिर सी बात है ये हड्डियों में प्रेशर आएगा तो वो इस तरीके से दबेगा, उसके अंदर जो कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज का स्ट्रक्चर है, वो भी इस तरीके से दबेगा। तो जाहिर सी बात है अगर कोई शॉक लगेगा तो वो एब्जॉर्बिंग किस तरीके से करेगा, उसे खुलने के लिए जगह तो चाहिए, उतनी ताकत तो चाहिए कि वो इस तरीके से अगर शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए उसमें अगर ताकत हो, तो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होता जाएगा, पानी उसमें कम होता जाएगा, जेल लाइक सब्सटेंस कम होता जाएगा और वो इस तरीके से दब जाएगा, वियर एंड टियर होना शुरू हो जाएगा। तो ओबेसिटी एक सबसे बड़ा कारण है। तो वेट लॉस होना चाहिए, वेट एक मेंटेन करके चलिए, उसके लिए एक्सरसाइज आपको करना जरूरी है। इंजुरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, चोट लग गई, जिसकी वजह से स्ट्रक्चर है वो डैमेज हो गया। अदर कंडीशन पेरिफेरल न्यूरोपैथी और न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, तो ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से जो स्ट्रेस लेते हैं हम लोग, जिसकी वजह से हमारे जॉइंट्स पे, हमारे शरीर पे काफी ज्यादा स्ट्रेस आता है, वो भी एक कारण बनता है। तो जब हम लोग न्यूरोलॉजिकल डिसीज पे हम लोग बात करेंगे तब उस पर डिटेल में हम लोग डिस्कशन करेंगे। सिम्टम्स क्या है, जॉइंट पेन होगा, दर्द होगा उसमें काफी ज्यादा, और अगर वो एडवांस हो जाता है काफी ज्यादा, अगर सीवियर कंडीशन में अगर आ गया है तो क्रंचिंग और ग्राइंडिंग हो जाए, कट 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 आवाज आएगा, घस 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 इस तरीके से आवाज आते हैं। मैंने कल के वीडियो में एक एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर किया था इसके बारे में, जो जॉइंट पेन का जो टॉपिक है उसमें मैंने शेयर किया था। फीवर, वेट लॉस, वेरी हॉट और रेड जॉइंट्स यूजुअली डज नॉट कॉज इन ऑस्टियोआर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस में बुखार आना, उसमें रेडनेस आ जाना, या फिर हम लोग कहते हैं कि जो वेट लॉस मैंने आपको कल की वीडियो में शेयर किया था, ये बहुत रेयर देखने को मिलता है। ये अदर जो आर्थराइटिस कंडीशन है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, दूसरे कंडीशंस हैं उसमें ये चीजें देखने को मिलती हैं, जो खासकर के रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपको ये देखने को मिलेगी। डायग्नोसिस कौन करेगा, एक तो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है, रूमेटोलॉजिस्ट है। ऑर्थो हड्डी वाले डॉक्टर और रूमेटोलॉजिस्ट भी जो हैं वो जॉइंट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर रहते हैं, तो वो कर सकते हैं। एक्सरे और एमआरआई करके ज्यादातर पता चल जाता है कि स्ट्रक्चरल डैमेज है तो वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है नहीं, और एज वगैरह, उनका न्यूट्रिशन, कुछ बातें डॉक्टर करते हैं जिसपे कंक्लूजन पे आते हैं कि वो आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है। कुछ सप्लीमेंट, कुछ पेन किलर देके उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है।
देयर इज नो ब्लड टेस्ट टू डायग्नोज ऑस्टियोआर्थराइटिस। कोई ऐसा ब्लड टेस्ट नहीं कि भाई लिया टेस्टिंग किया कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है भी या नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह डॉक्टर डायग्नोज करते हैं फिजिकली और अपने एक्सपीरियंस के द्वारा जो है वो जो उन्होंने पढ़ाई किया है उसके द्वारा ही वो डायग्नोज करते हैं। ट्रीटमेंट अलग अलग वेरी करती हैं, जो भी आपको कंडीशन है वो डॉक्टर आपके कंडीशन के हिसाब से ट्रीटमेंट वेरी रहती है। कुछ मेडिकेशन देते हैं, दवाइयाँ देते हैं जो कि ओरली भी रहते हैं, दवाइयाँ ओरली लेना या फिर टॉपिकल, जैसे कि हम लोग के साधारण भाषा में एग्जांपल दूं तो कोई पेन किलर ले लिया और पेन किलर जैसा वो जो मूव वगैरह जो आते हैं तो जो कि ट्रॉपिकली हमें थोड़ा सा रिलीव करते हैं, कोई दर्द है तो उसकी उस तरीके से ट्रॉपिकल क्रीम्स वगैरह आपको दे देते हैं। एक्सरसाइज करवाते हैं, कुछ वर्जिश आपको करने के लिए कहेंगे, कुछ ऐसी मूवमेंट करने को कहेंगे जिसकी वजह से वहाँ पे ब्लड फ्लो बढ़ जाए और थोड़ा सा आपको रिलैक्स महसूस हो। हॉट एंड कोल्ड पैक्स, जो अगर सूजन हो गई तो कुछ हॉट पैक्स लगा दीजिए, कुछ कोल्ड पैक्स लगा दीजिए जिससे आपको थोड़ा सा रिलीफ महसूस हो। फिजिकल ऑक्यूपेशनल एक्सरसाइज थेरेपी जो है, अलग अलग थेरेपीज आजकल शुरू हो गई हैं वो दी जाती हैं। वेट लॉस कीजिए, वेट लॉस से आपका ओबेसिटी कम होगा तो स्ट्रक्चरल डैमेज होने के चांसेस कम रहेंगे। सपोर्टिव डिवाइसेस आजकल देते हैं, ब्रासेस वगैरह देते हैं, कुछ बेल्ट वगैरह अलग अलग दी जाती हैं ताकि आपकी मूवमेंट थोड़ी सी कंट्रोल हो सके और आपको ज़्यादा दर्द ना हो। इंट्रा आर्टिकुलर इंजेक्शन थेरेपी, इसमें ज़्यादातर स्टेरॉइड्स जो है वो दी जाते हैं, उसमें इंजेक्शन वो जॉइंट में इंजेक्शन दी जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे जो पेन है वो थोड़ा सा आपको कम हो जाए। ये काफ़ी सीवियर कंडीशन जब हो जाती है तब आपको ही प्रीफर किया जाता है कि जॉइंट के अंदर जो है वो इंजेक्शन दिया जाए ताकि आपका पेन जो है वो कम हो सके, और इसके साइड इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा रहते हैं क्योंकि इसमें स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड अल्टरनेटिव मेडिकेशन थेरेपी, कुछ अलग थेरेपीज भी यूज़ करने की जाती है, कुछ मेडिकेशन पे एक रिसर्च के हिसाब से भी किया जाता है जिसकी वजह से देखा जा सकता है कि आपको कुछ रिलीफ मिलता है या नहीं। गोल ऑफ ट्रीटमेंट, गोल क्या है ट्रीटमेंट का, मेनली क्या है, क्यों दे रहे हैं ट्रीटमेंट? डिक्रीज द जॉइंट पेन एंड स्टिफनेस एंड डिले फर्दर प्रोग्रेशन। जॉइंट पेन और जो उसका स्टिफनेस है, दर्द और जो कड़कपन जो उसमें आ गया है वो थोड़ा सा कम करना और आगे वो फर्दर डैमेज ना हो उसे कंट्रोल करने का एक गोल रहता है। इंप्रूव द मोबिलिटी एंड फंक्शन, कोई अगर मान लीजिए जॉइंट में तकलीफ हो गई, मूवमेंट प्रॉपर नहीं हो रही है, उसका फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है, उसे इंप्रूव करने के लिए ट्रीटमेंट दी जाती है। इंक्रीज द पेशेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ, दर्द की वजह से मैं अपनी डेली काम नहीं कर पाऊंगा, स्ट्रेस में रहूंगा, तो वो थोड़ा सा अगर दर्द मेरा कंट्रोल में आ गया, मेरी तकलीफ अगर कंट्रोल में आ गई तो मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इंप्रूव होगी। तो ये मेन गोल रहता है ट्रीटमेंट का ऑस्टियो आर्थराइटिस का। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई कमेंट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।